नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अनुभव सुपर क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सामान्य हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें हमने 2-3 टॉपिक लिए हैं। ठीक है, और ये वीडियो आपके जो एग्ज़ाम चल रहे हैं वन रक्षक, जेल पहरी यानी फॉरेस्ट गार्ड और जेल पहरी एग्ज़ाम चल रहे हैं, उन एग्ज़ाम के अलावा आप किसी भी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि जो आने वाला मध्य प्रदेश ग्रुप 4 एग्ज़ाम है और भी जो भी एग्ज़ाम है जिसमें हिंदी पूछी जाती है, उन सभी एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि हमने बहुत सारी हिंदी की वीडियो, साइंस की वीडियो और जीके की वीडियो डाल दी हैं, उसकी प्लेलिस्ट भी बना दी है। तो आप प्लेलिस्ट में अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं तो वो वीडियो ज़रूर देखें, जिनका भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है अभी मध्य प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड और जेल पहरी का। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए आए हुए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ऑन कर लें, जिससे आने वाला वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट है वो आपको मिलता रहे। तो बिना देरी करे देखते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न, सामान्य हिंदी। पहला प्रश्न है हमारा, मध्यकालीन अरबी तथा फारसी साहित्य में भारत की भाषाओं के लिए किस शब्द का प्रयोग मिलता है? तो इसमें मिलता है जबान ए हिंद। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर, जबान ए हिंद। दूसरा प्रश्न है, खालिक वारी किसकी रचना है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और ये बहुत बार एग्जाम में आया है। तो ये है आमिर खुसरो। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आमिर खुसरो की खालिक वारी रचना है। तो याद रखेंगे, ये खालिक वारी किसकी रचना है? आमिर खुसरो की। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले का नाम बताएं। ठीक है, तो खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले का नाम क्या है? तो इनका नाम है आमिर खुसरो। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर, आमिर खुसरो। हिंदी के उद्भव का सही क्रम है, बहुत बार आया है एग्जाम में, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पूछा गया है हमसे कि हिंदी के उद्भव का सही क्रम है। तो हिंदी के उद्भव का जो सही क्रम क्या हो जाएगा? पाली, फिर इसके बाद प्राकृतिक, अपभ्रंश और अवभट्ट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? तो ये कहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। अगला प्रश्न है, और प्रश्न है हमारा कि साहित्यक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? ठीक है, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन सी शिव सिंह सेंगर और ऑप्शन डी राहुल साक्यायन। ठीक है, तो प्रश्न क्या था हमारा? प्रश्न था कि साहित्यक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? तो ये कहा था दोस्तों, आपको बता दें, शिव सिंह सेंगर। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर, शिव सिंह सेंगर ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सौर सैनी अपभ्रंश से उत्पन्न भाषाएं हैं। ठीक है, सौर सैनी अपभ्रंश से उत्पन्न भाषाएं हैं। तो ये भाषाएं हो जाएंगी पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। यहां पूछा गया है हमसे कि सिंधी भाषा का उद्भव हुआ है। ठीक है, सिंधी भाषा का उद्भव हुआ है, तो ये हुआ है ब्राह्मण अपभ्रंश से। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर, ब्राह्मण अपभ्रंश से। अवधि का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? ये बहुत बार आया है एग्जाम में। तो ये हुआ है अर्धमागधी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर, अर्धमागधी से अवधि का उद्भव हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र किस पत्र को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भारत मित्र। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर, भारत मित्र को। चलिए अगला प्रश्न है, नागरी प्रचारिणी सभा का स्थापना वर्ष है। तो स्थापना वर्ष क्या है? 1893 ई। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापकों में थे, तो इनमें कौन थे? शिव कुमार सिंह और बाबू श्याम सुंदर दास। ये दो लोग थे नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापक। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, और प्रश्न है, काशी नगरी प्रचारिणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है? ठीक है, यहाँ आपको क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। काशी नगरी
प्रचारिणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है? ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या है? बाबू श्याम सुंदर दास, ऑप्शन बी ठाकुर शिव कुमार सिंह, ऑप्शन सी राम नारायण मिश्र और ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। बाकी 3 लोग थे और रामचंद्र शुक्ल नहीं थे। भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिली? कई बार एग्जाम में आया है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो ये मिली है कब? 14 सितंबर 1955 को। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। 14 सितंबर 1955 को भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता मिली। भारत के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? दोस्तों आपको बता दें कि आपको अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, है ना। आप लोग लाइक नहीं करते हैं और हमें आपके लाइक से मोटिवेशन मिलता है। हम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बना के लाते हैं, बहुत ही मेहनत के साथ। ठीक है, आपसे उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को लाइक किया करें और कम से कम अपने भाई बहन दोस्तों में शेयर भी ज़रूर कर दिया करें। तो चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये सुझाया था मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर, मदन मोहन मालवीय। चलिए, कुछ अब हम ध्वनि से संबंधित प्रश्न देखने वाले हैं। पहला प्रश्न है कि वा का उच्चारण स्थान है, तो वा का जो उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? दंतोष्ठ्य। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर, दंतोष्ठ्य। दूसरा प्रश्न है ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा कंठ है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर, कंठ है। का उच्चारण स्थान है, तो का जो उच्चारण स्थान है वो हो जाएगा कंठ। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर। निम्नलिखित में से स्पर्श व्यंजन कौन सा होता है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से स्पर्श व्यंजन कौन सा है। ठीक है, तो स्पर्श व्यंजन हमें बताना है कि कौन सा है। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? छा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर, छा। इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? ठीक है, बताना है कि इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है। ठीक है, ये बताना है। तो कौन सी हो जाएगी? बा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर, बा। इनमें से ऊष्म वर्ण कौन सा है? ठीक है, इनमें से ऊष्म वर्ण कौन सा है? तो ऊष्म वर्ण हो जाएगा हमारा क्या? सा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर, सा। निम्न में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, ये बताना है। तो ता था दंत व्यंजन है, ये राइट हो जाएगा। व्यंजनों का उच्चारण बिना सुर के हो सकता है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला है कि कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन बी क्या है? राइट आंसर, ऑप्शन बी क्या है? सही नहीं है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट। बाकी आपको बता दें कि या वा अर्धस्वर होते हैं, सा ऊष्म व्यंजन होते हैं, तो ये भी क्या हो जाएंगे? सही। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? ठीक है, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो मूर्धन्य ध्वनि कौन सी नहीं है? टावी है, ठावी है, ढावी है, लेकिन दा नहीं है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट। अगला प्रश्न है दंतोष्ठ्य से उच्चारित होने वाले व्यंजन हैं, तो कौन से व्यंजन हैं? तो ये हो जाएंगे फा वा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर, फा वा। ठीक है, ये दोनों हो जाएंगे। चलिए, अगला प्रश्न है निम्न में कौन सही शब्द है? ठीक है, पूछा गया है कि निम्न में कौन सही शब्द है, ये बताना है। तो डा ढा को वर्णमाला में स्थान प्राप्त है। ठीक है, पहला तथा तीसरा वर्ण महाप्राण होता है। चा छा जा झा स्पर्श संघर्ष है। यारा लावा ऊष्म वर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सही शब्द है? तो कौन सा सही शब्द हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट। निम्नलिखित में से कौन सही शब्द है? तो कौन सा सही शब्द है? तो ये हो जाएगा परीक्षा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर, परीक्षा। का प्लस ए से निर्मित रूप है, तो का प्लस ए से कौन सा शब्द बनेगा? तो ये बन जाएगा के। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर, का और प्लस ए से क्या निर्मित हो जाएगा? के। गा प्लस ऊ से निर्मित रूप है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार आया है एग्जाम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गु।
राइट आंसर क्या हो जाएगा, गु। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सत्य है, ठीक है, सही बताना है। तो क्या हो जाएगा, सुर का उच्चारण स्वतंत्र रूप में होता है। तो ये हमारा पहला क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको वन रक्षक जेल प्रहरी से रिलेटेड वीडियो मिलती रहेंगी। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सही है, यहाँ भी हमें यही बताना है। तो कौन सा हो जाएगा, पहला ऑप्शन देखते हैं, अल्प प्राण में मुख से वायु की कम मात्रा निकलती है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही। अल्प प्राण में क्या होता है, जो हमारा मुख होता है उससे जो वायु की मात्रा है वो कैसी होती है, कम होती है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट। चलिए अनुतान का संबंध है। तो अनुतान का संबंध क्या है, उच्चारण के उतार चढ़ाव से। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। उच्चारण के उतार चढ़ाव से अनुतान का संबंध है। निम्न में कौन महाप्राण नहीं है, ठीक है, यहाँ पे हम महाप्राण बताना है। तो सा भी होता है महाप्राण, ये भी सा होता है, और खा भी होता है महाप्राण, लेकिन पा महाप्राण नहीं होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। निम्न में कौन एक अल्प प्राण ध्वनि है। तो अल्प प्राण ध्वनि बताना है, तो कौन सी हो जाएगी, का। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला प्रश्न है, और प्रश्न है कि निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। हमें यहाँ पे शुद्ध वर्तनी बताना है। तो यहाँ पे आगामी को कैसे लिखेंगे, तो आगामी को लिखेंगे आ बड़ा गा और मी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर, आगामी, ठीक है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन है 20, कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है, ठीक है, ओष्ठ नहीं है ये बताना है। तो कौन सा नहीं हो जाएगा, ना, ठीक है, ना वर्ड है जो वो ओष्ठ नहीं है। तो आप लोग याद रखेंगे। दोस्तों लिंग, वचन, कारक एवं अव्यय से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वचन क्या होते हैं आपको बता दें कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। वचन हमारे संख्या बोधक विकारी शब्द होते हैं। वचन के दोस्तों दो भेद होते हैं। पहला क्या होता है, एक वचन, ठीक है, आप सभी को पता है, और दूसरा क्या होता है, बहुवचन, ठीक है। एक वचन का मतलब क्या होता है कि शब्द के जिस रूप से एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, है ना, जैसे लड़का, पुस्तक, कलम, घड़ी इत्यादि। अगर हम बहुवचन की बात करें तो बहुवचन किसे कहते हैं, तो शब्द के जिस रूप से दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के हो गया, है ना, लड़के, ये बहुवचन हो गया, पुस्तकें, इस टाइप का, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे। अच्छा एक बात करें, कारक, है ना, कारक का और रिवीजन कर लेते हैं। कारक क्या होते हैं, तो कारक होते हैं क्या, संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप से उसका वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध सामने आता है उसे हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा नॉर्मली है। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, कौन सा शब्द पुल्लिंग है, ठीक है। तो ऑप्शन ए दया, ऑप्शन बी घटना, ऑप्शन सी जुड़ता, ऑप्शन डी बुढ़ापा। तो हमें यहाँ पे पुल्लिंग शब्द बताना है, ठीक है। तो पुल्लिंग शब्द हमारा कौन सा हो जाएगा, बुढ़ापा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। दूसरा प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, ठीक। तो हमें स्त्रीलिंग शब्द नहीं है वो बताना। तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए क्या है, सुबह, ऑप्शन बी दोपहर, ऑप्शन सी सांझ, ऑप्शन डी दिन। तो हमें बताना क्या था यहाँ पे, हमें यहाँ बताना था कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। तो कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, दिन। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। लिंग किस भाषा का शब्द है, तो लिंग संस्कृत भाषा का शब्द है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर, संस्कृत भाषा का। चलिए अगला प्रश्न है कि किस शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में होता है। तो ऑप्शन ए रात, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी लड़का, ऑप्शन डी साधु। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और प्रश्न में पूछा गया है कि किस शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में होता है। तो बहुवचन के रूप में किसका होता है, सोना का। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है, और प्रत्येक शब्द का प्रयोग सदा होता है। तो प्रत्येक शब्द का प्रयोग सदा होता है एक वचन में। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर, एक वचन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संज्ञा का प्रयोग प्रायः एक वचन में होता है, ठीक है, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन ए क्या है, द्रव्यवाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, और ऑप्शन सी देख लेते हैं। ऑप्शन सी क्या है, व्यक्तिवाचक, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। प्रश्न में पूछा गया था हमसे कि निम्नलिखित में से किस संज्ञा का प्रयोग प्रायः एक वचन में होता है। तो जो ऑप्शन देखे हमने, ऑप्शन ए में क्या देखा, द्रव्यवाचक, ऑप्शन बी में जातिवाचक,
और ऑप्शन सी में ऑप्शन सी में व्यक्तिवाचक, ठीक है, और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। कारक के भेद बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो कारक के कितने भेद होते हैं, 8। याद रखेंगे कितने भेद होते हैं, 8 होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आप्रदान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, ये कारक के भेद होते हैं। तो याद रखेंगे कितने, 8। चलिए, राम कलम से लिखता है, वाक्य में किस कारक का प्रयोग किया गया है। तो पूछा गया है कि राम कलम से लिखता है, वाक्य में किस कारक का प्रयोग किया गया है। तो इसमें प्रयोग किया गया है करण कारक का, ठीक है। किसका, करण। करण में क्या आता है दोस्तों, से और ने और द्वारा, ठीक है। याद रखेंगे करण में क्या आता है, से, ने और द्वारा। तो यहाँ पे से आया है, ठीक है। तो इसलिए ये कौन सा कारक हो जाएगा, करण कारक। अगला प्रश्न है, किस कारक में से विभक्ति का प्रयोग अलगाव के अर्थ में होता है, यानी अलग के अर्थ में होता है। तो ये होता है आप्रदान कारक में, ठीक है। आप्रदान कारक, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट। दोस्तों आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, और प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन अविकारी है, ठीक है। तो अविकारी कौन सा हो जाएगा, अव्यय और क्रिया विशेषण। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ए तथा बी। तो दोस्तों आप, ये आज का बहुत ही शानदार वीडियो था, और आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेंगे जो आपका एग्ज़ाम जब तक हो नहीं जाता है, वन रक्षक और जेल प्रहरी का, है ना। आपको इस प्रकार की वीडियो सामान्य हिंदी, सामान्य विज्ञान और सामान्य ज्ञान से रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो उसके लिए आपको, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इस प्रकार की लेटेस्ट अपडेट और वीडियो मिलती रहेंगी, ठीक है दोस्तों। और साथ ही बेल आइकन का बटन भी ऑन कर लें। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक ऐसी ही न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।